तो हे गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं। जो टॉपिक हमारा मेटल और नॉन मेटल से संबंधित जो टॉपिक हमारा चल रहा था, पिछले 2 वीडियो में मैंने आप सभी को मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ वहाँ पे डिस्कस की है। तो इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट नंबर 2 था, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मेटल्स की क्या-क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल किस तरह से अन्य मेटल्स के साथ या अन्य नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई थी। तो अगर आपने अभी तक हमारे 2 वीडियोस पूरे नहीं किए हैं मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित, तो सबसे पहले आप उन 2 वीडियोस को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि जब आप उन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तभी यहाँ पे आपको समझ आने वाली है हर एक चीज़। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल कैसे रिएक्शंस करते हैं अन्य मेटल्स के साथ या अन्य नॉन मेटल्स के साथ। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे तभी आपके पास हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो है मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि नॉन मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। इसको पहले हटा देते हैं सारा, ये कल का था, हमारा पार्ट नंबर 2 का था ये सब। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल यानी नॉन मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल यानी जो हमारी अधातुएं होती हैं उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने पार्ट नंबर 1 में ही डिस्कस किया गया था, यानी हमारे द्वारा पार्ट नंबर 1 में ही ये बात बताई गई थी आप सभी लोगों को कि मेटल्स और नॉन मेटल कैसे क्या होते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं, कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी के सामने पिछले 2 पार्ट्स में डिस्कस की हैं। अब हम सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले नॉन मेटल के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों करते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है दोस्त। हो सकता है नॉन मेटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो जितनों की कमी होती है नॉन मेटल के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये नॉन मेटल किससे ले लेते हैं, मेटल से ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तभी कहा गया है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल भी आपके सामने लेते हैं। जैसे मैंने लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये बन जाएगा हमारा 2, 8, और 7। यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर क्लोरीन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तब ये क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। यानी क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हमारा है क्या भैया, ये हमारा नॉन मेटल है। अब समझिएगा, जिसके आखिरी में 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल होते हैं। पर एक चीज़ आप यहाँ पे और भी समझिएगा गौर से। देखिए, जो 4 वाला होता है ना, वो कभी कभार मेटल में भी यूज हो जाता है, नॉन मेटल में भी यूज हो जाता है। आई बात समझ। पर ज़्यादातर हम 4 वाले को नॉन मेटल में ही काउंट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन के पास आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको 1 मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 की कमी है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोरीन किसी दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। इसी गेन वाली कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं नॉन मेटल। यानी ये जो गेन करने वाली कैपेसिटी जो है वो किसके पास होती है, नॉन मेटल्स के पास होती है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो क्लोरीन के ऊपर क्या लगा दिया जाता है,
Cl- लगा दिया जाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास एक की कमी है। यही कमी क्लोरीन क्या करेगा, अन्य मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपनी कमी को पूरा कर लेगा। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा, 2,6। यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कमी कितनों की है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर ऑक्सीजन को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी, और ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है या जो बैलेंस सेल है वो भी पूरी हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जब ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे, 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया इसके बाद वाले टॉपिक पे। तो आज की हमारी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी भैया, सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि नॉन मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो ये हमारी पहले नंबर की आज नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो ये चीज़ें तो आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़िया नॉन मेटल, यहाँ आपको हेडिंग डालना नॉन मेटल, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाएगा क्या। यहाँ पे आपको प्यार से समझना है हर एक चीज। हमेशा याद रखिएगा जब भी नॉन मेटल, जैसे सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन हमारा क्या है, कार्बन हमारा क्या है भैया बताइएगा, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। कार्बन कैसा मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। तो कार्बन का अब जरा बताइएगा हमारा मेरे को कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। यानी कार्बन की आखिरी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब अभी मैंने बताया था जिसके आखिरी में 4 हों, 5 हो, 6 हो और 7 हो वो हमारे नॉन मेटल कहलाते हैं। तो इसके आखिरी में 4 है, तो इसका मतलब कार्बन भी हमारा नॉन मेटल है, बिल्कुल है। जब यही नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन हमारी गैस है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन हमारी गैस है। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन है और क्या, तो ऑक्सीजन याद रखना, ये ऑक्सीजन हमारी नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉन मेटल कैसे है, तो यहाँ समझिएगा गौर से। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइएगा जरा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 8। कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। यानी आखिरी सेल में यानी बैलेंस सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। इसका मतलब 6 वाला क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जब हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, CO2 बना देगा। अब इसी CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। अब यहाँ पे हम नेमिंग करना भी आपको सिखाएंगे। देखिएगा यहाँ लिखा CO2, यानी C का मतलब, C किसका सिंबल होता है, कार्बन का होता है, ठीक। तो C से आपने जान लिया कि कार्बन होता है। और यहाँ पे कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा जब एक होगा तो उसको बोलेंगे मोनो, 2 होगा उसको बोलेंगे डाई, 3 होगा उसको बोलेंगे ट्राई, 4 होगा उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 होगा उसको बोलेंगे पेंटा, और 6 वाले को क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, C का मतलब कार्बन। अब 2 यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 2 दे रखा है ना। तो 2 को हम क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। 2 के क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, डाई बोलेंगे, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन जब लगा है उसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। यानी इसका पूरा नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई आपको
कि जो नॉन मेटल होते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मैंने नॉन मेटल लिया कार्बन, जब कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की इसने तो ये बनाया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन में अगर पानी के साथ करा दूं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं, ये हमारा H2O क्या है, वाटर है, ये हमारा CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी CO2 की रिएक्शन हम पानी के साथ करा दें तो ये बना देता है H2CO3। क्या बना देता है, H2CO3 बना देता है। अब ये H2CO3 है क्या भैया, तो ये H2CO3 है हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाता क्या है, तो ये बना देता है H2CO3। क्या बना देता है, H2CO3। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से ये 2 H आ गए, H2 यहाँ बन गया, ठीक। अब यहाँ पे CO2 पहले से था और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ और जुड़ गया यानी CO3 बन गया। तो इसका पूरा का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है इतनी बातें, जल्दी भैया करिएगा। जल्दी से नोट करिएगा। उसके बाद भैया और भी नॉन मेटल आपके सामने लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले नॉन मेटल, और भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से प्यार से समझ आ जाए हर एक चीज़। इसको हम इरेज करने वाले नहीं क्योंकि हमें ऑक्सीजन से ही अभी रिएक्शन कराने हैं, ठीक। फिर अगला हमने नॉन मेटल ले लिया सल्फर। तो देखिए सल्फर का जो सिंबल होता है ना वो होता है S। सल्फर का सिंबल होता है S। तो सल्फर का जरा बताइएगा एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोग बताइएगा हमारे साथ साथ। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है, 16। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, और 6। यानी आखिरी सेल में, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के में, तो सल्फर के आखिरी कक्षा में, आखिरी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या है, 6 वाले को मैंने क्या बताया था, नॉन मेटल होता है। तो ये सल्फर भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। जब ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये क्या बना देगा, SO2 बना देगा। क्या बना देगा, SO2 बना देगा। अब इसका हम नेमिंग करना भी आपको सिखाएंगे। देखिए यस किसका सिंबल होता है, यस किसका सिंबल होता है, सल्फर का सिंबल होता है, ठीक। यहाँ सल्फर लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 को हमने क्या बताया था, डाई बोलते हैं। तो यहाँ पे डाई लिख लीजिएगा। अब ऑक्सीजन लगाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। यानी इसका नाम निकल के आया सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या निकल के आया, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, SO2 का मतलब सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसी सल्फर डाई ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे। किसके साथ, पानी के साथ। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम पानी के साथ कराते हैं यानी वाटर के साथ कराते हैं, इसी सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे, तब ये क्या बना देगा बताइए जरा। तो ये बना देगा H2SO3। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सल्फोनस एसिड। सल्फोनस एसिड इसका नाम होता है H2SO3 का। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और हमारे साथ ही इसको नोट भी कर लेना है। सॉरी सल्फोनस नहीं भैया, सल्फोरस, सॉरी सल्फोरस एसिड होता है, याद रखिएगा। सल्फोरस एसिड यानी H2SO3 जो होता है वो हमारा क्या होता है, सल्फोरस एसिड होता है। H2SO3 हमारा सल्फोरस एसिड होता है।
तो इतनी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी, जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया हम साथ साथ, जिससे हम और भी आपको एग्जाम्पल देख के बढ़िया से प्यार से समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा भैया, मैंने अभी आपको क्या बताया, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने ये भी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड बना कैसे। अब मैंने आपको ये बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन हम पानी के साथ कराएंगे, यानी वाटर के साथ कराएंगे, तब ये क्या बना देगा, क्या बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, यानी H2SO3 बना देगा। अब ये H2SO3 बना कैसे, देखिएगा यहाँ से देखिएगा, SO2 यहाँ है, H2O यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ से H2 कितने आ गए, यहाँ से H2 यहाँ आ गए, ठीक। अब यहाँ पे SO2 था ना, SO2 यानी ऑक्सीजन 2 थे। अब यहाँ जो पानी के साथ ऑक्सीजन बचा था, वही ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ से बन गया SO3। यही SO3 उठा के हमने यहाँ रख दिया। क्या बात आ गई सबको समझ? हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम आपके सामने हाइड्रोजन की रिएक्शन पानी के साथ करा के दिखाएंगे। किसकी रिएक्शन? हाइड्रोजन की रिएक्शन पानी के साथ करा के दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से ये हटा देते भैया, इसको हटा देते, जिससे हमें स्पेस मिल जाए, जिससे हमें क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए। फिर हम अगला नॉन मेटल लेंगे, हाइड्रोजन। क्या लेंगे भैया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। क्या भैया? नॉन मेटल है, ठीक। जब इसकी रिएक्शन आप पानी के साथ कराएंगे, तब ये बनाएगा क्या भैया, बताइएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, O2 यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O। यहाँ पे H2 कर लीजिएगा, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा ये, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी, यानी H2 प्लस O2 ये बन जाएगा हमारा H2O। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। क्या यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा गौर से भैया, क्या यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, क्या ये बैलेंस है? क्या आपने गौर किया ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं भैया, बैलेंस नहीं है। इसको तो क्या करना है, इसको अब हमें बैलेंस करना है। ये हमारा वाटर है, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नजर आ रहे हैं, इधर एक लाइन खींचिएगा प्यार से। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 नजर आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे H2O के पास, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, ऑक्सीजन के पास 1 है। तो जब यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 हैं, इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से समझिएगा गौर से, इधर लेफ्ट हैंड साइड में और इधर राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 नजर आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। तो इस पूरे के साथ हमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जैसे ही इस पूरे के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई जब हाइड्रोजन के 2 से होगी तो 4 हो जाएंगे, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 2 हो जाएंगे। नहीं बात आई समझ? अरे आई कि नहीं आई? तो जब पूरे के साथ मैंने 2 की मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पे 2 आपको लगा देना है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन तो हमारे 4 बन गए और ऑक्सीजन भी हमारे 2 बन गए। तो ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 हैं, पर हाइड्रोजन इधर 4 बन गए, तो हाइड्रोजन हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। अब 2 हाइड्रोजन पहले से ही यहाँ पे है, तो 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हाइड्रोजन इधर भी 4 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे और भी एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं भैया। जैसे हम कार्बन को लेते हैं भैया, जैसे मैंने लिया कार्बन। ये कार्बन क्या है हमारा? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक। जब ये आधा O2 के साथ जुड़ेगा, हाफ O2 के साथ जुड़ेगा, तब ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। नहीं समझ आया आपको? ये क्या बना देगा भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा।
क्या बना देगा भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे समझिएगा गौर से कि नेमिंग हमने कैसे की। देखिए सी का मतलब क्या है, सी किसका सिंबल है? कार्बन का है, ठीक। तो यहाँ पे हम कार्बन लिख देंगे। अब ऑक्सीजन के साथ कोई वैल्यू लगी है? नहीं लगी, इसका मतलब कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब 1 लगा है। अब 1 पे मैंने अभी बताया था मोनो होता है, 1 पे हमने क्या बताया था? मोनो होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? कार्बन मोनो, और ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा नाम बात करें हम, तो इसका दूसरा नाम बताइएगा जरा। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है? नॉन मेटल होता है। नहीं समझ आया? ऑक्सीजन भी हमारा नॉन मेटल होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर जब आप याद कर लेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आसानी हो जाएगी। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेंगे तो आसानी से ये भी बता देंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जब कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब ये हमारा बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज़ जल्दी से आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी समझिएगा। जब मैंने आप सभी को कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया है तो एक एक दो चीज़ें और भी जान लीजिएगा इसके बारे में भैया। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने कोई एक बेस ले लिया, मैंने बेस ले लिया NaOH, और कल ही मैंने बताया था बेस की पहचान क्या होती है, कि जो बेस होता है ना, बेस, बेस यानी हिंदी में हम किसको क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं, ठीक। इसकी पहचान बताई थी कि ये बेस जो होता है वो OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस। जैसे मैंने लिखा NaOH, क्या लिखा? NaOH। इसका मतलब क्या है? Na जो है वो पॉजिटिव है, OH क्या है? माइनस है। तो यहाँ से हमें जो OH है ना, OH हमेशा क्या देता है? OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। और कल ही मैंने एसिड के बारे में भी बताया था, थोड़ा बहुत समझाया था आपको। एसिड का मतलब हिंदी में बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और जो एसिड होते हैं वो हमें हमेशा H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देते हैं। कौन देता है? एसिड। तो जैसे मैंने लिखा HCl, तो यहाँ से HCl का मतलब क्या है? H के ऊपर प्लस है तो Cl के ऊपर माइनस है। तो H के ऊपर जब प्लस है तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो HCl है वो हमारा एसिड है, क्योंकि H जो है वो प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? प्लस आयन दे रहा है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ से देखिए OH से हमने ये पता लगा लिया कि ये भैया बेस है। क्या है? बेस है। और इसका नाम बताइएगा जरा। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कल ही मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 2 में कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तब ये क्या बनाएगा? यहाँ से समझिएगा गौर से। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक ठीक। और फिर यहाँ से ये कार्बन निकल के यहाँ आ जाएगा। अब इसके पास 2 ऑक्सीजन है। क्या है? 2 ऑक्सीजन है। दोनों ऑक्सीजन यहाँ लगा लेगा। ये देखिए 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ लगा लिया। अब यहाँ पे इसके पास बचा क्या है? सोडियम बचा है। तो यहाँ पे HCOONA, ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है? साल्ट होता है। क्या होता है भैया? साल्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तब ये बना देता है हमारा साल्ट। क्या बना देता है? साल्ट बना देता है, यानी लवण बना देता है। साल्ट बोले तो लवण। क्या बना देता है? लवण बना देता है, यानी साल्ट बना देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हमारे साथ ही नोट करते हुए भी चलना है।
तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भैया, क्योंकि हमें अभी आप सभी को बहुत कुछ कराना है। इस सब को हटा देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नॉन मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कैसे होती है, यानी वाटर के साथ कैसे होती है। H2O क्या होता है भैया? वाटर होता है, ठीक। H2O किसका होता है? वाटर का, ठीक। अब यहाँ से समझिएगा गौर से, क्या समझिएगा कि जो नॉन मेटल होते हैं क्या उनकी रिएक्शन पानी से संभव है? तो याद रखिएगा, नॉन मेटल की रिएक्शन पानी के साथ संभव नहीं है, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़ के। कौन सा वो नॉन मेटल है? तो फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। तो यहाँ पे समझिएगा, सिर्फ एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये अगर फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है? बताओ जरा। FH बनाता है। क्या बनाता है? FH बनाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस होती है वो रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जिसका नाम है फ्लोरीन, जिसका नाम है फ्लोरीन। वही सिर्फ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। वही सिर्फ नॉन मेटल, सॉरी, एक मिनट इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। F हाइड्रोजन यानी HF, ठीक। HF, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? HF। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं कर सकते। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जिसका नाम है फ्लोरीन। वो जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वो बना देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी HF बना देता है। क्या बना देता है? HF बना देता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक। और ये क्या हो गई भैया? ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। अब अगली जो कंडीशन है ना, अगली कंडीशन, एक बार ये फ्लोरीन पानी के साथ जब दोबारा से अभिक्रिया करता है तब ये बना देता है HF। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके साथ साथ यहाँ पे ओजोन गैस निकलती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बस दो ही कंडीशन होती है जिन कंडीशन पर नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है। वो नॉन मेटल कौन सा है? उस नॉन मेटल का नाम है फ्लोरीन। जब फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करता है, एक बार तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, तब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और दूसरी बार वो फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, और फिर वो ओजोन वाली गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन यानी इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल है हमारा, ठीक। ये भी हमारा फ्लोरीन है, ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है, ठीक। ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझनी है, बढ़िया से, प्यार तरीके से। अब जरा ये बताइएगा भैया, क्या ये दोनों की दोनों हमारी इक्वेशन बैलेंस हैं? बताइएगा, क्या ये दोनों की दोनों बैलेंस हैं? अगर बैलेंस है तो बताइएगा, नहीं बैलेंस है तो आप लोगों को ये बैलेंस भी करना है। अब यहां से समझिएगा गौर से, देखिएगा भैया बैलेंस तो नहीं है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ, देखिए हाइड्रोजन के पास दो हैं, हाइड्रोजन के पास यहाँ दो है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अकेला है, एक ही है। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के साथ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो लगाने पड़ेंगे, ठीक। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? जब यहाँ मैंने दो पहले से लगा दिए, यानी HF के साथ हमने दो लगा दिए, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए और फ्लोरीन के पास भी दो हो गए। जब यहाँ भी फ्लोरीन के पास दो हो गए तो यहाँ भी हमें दो करना पड़ेगा फ्लोरीन के पास हर हाल में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी।
ये चीज़ आपको क्या हो चुकी होगी भैया, क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अब भी बैलेंस नहीं है, अब भी क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है, देखो इधर ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 है ना, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक ही है। बताइए क्या किया जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक ही है। तो क्या मैं यहाँ लगा दूँ कुछ, यहाँ पे अगर हमने 2 लगा दिया तब यहाँ फिर डिसबैलेंस हो गई। फिर यहाँ जब 2 मैंने लगा दिया तो हाइड्रोजन के पास 4 हो गए और ऑक्सीजन के पास 2 हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे डिसबैलेंस हो गई, तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन के पास 4 हो गए, ऑक्सीजन के पास 2 हो गए, हाइड्रोजन के पास 4 हो गए और फ्लोरीन के पास भी 4 हो गए। जब यहाँ फ्लोरीन के पास 4 हो गए तो यहाँ भी हमें अब 4 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक, यहाँ हमें 4 लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पे 2 हो गए। अब ये हमारी क्या है भैया, बैलेंस है। अब ये हमारी क्या है, तो ये हमारी बैलेंस है। एक गलती हो गई है भैया, एक मिनट की। ये जो फ्लोरीन है ना भैया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन अकेला नहीं रहेगा, F2 रहेगा। जब यहाँ F2 रहेगा तो यहाँ पे हमें 2 लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये बैलेंस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भी सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ भी फ्लोरीन F2 रहेगा। अब इसको बैलेंस करके बताइएगा जरा कैसे ये बैलेंस होगी, तो यहाँ से समझिएगा गौर से। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ठीक, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना है, एक अकेला है। एक ही तो है भैया, अरे एक ही तो है, हाँ बिल्कुल एक है। और यहाँ पे फ्लोरीन के पास 2 हैं और यहाँ पे फ्लोरीन के पास एक ही है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और फ्लोरीन के पास भी 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्लोरीन के पास 2 हैं। ठीक, इतनी बात आ गई होगी समझ आपको। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 पहले से हैं, ऑक्सीजन के पास एक ही है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 3 है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पास 3 यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। जब 3 हमें यहाँ पे करना है तो हमें 3 से यहाँ पे क्या कर देना है, गुणा करा देना है। जब 3 से हमने किया तो 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए भैया, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे 3 हो गए। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे मामला बिगड़ गया। क्या मामला बिगड़ गया, जब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 6 हैं तो यहाँ भी हमें हाइड्रोजन के पहले 6 लगाने पड़ेंगे। जब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के साथ 6 लगा दिया तो हाइड्रोजन भी हमारा 6 हो गया और फ्लोरीन भी हमारा 6 हो गया। जब यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के दोनों 6 हो गए तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से गुणा करानी पड़ेगी। 3 से जब कराएंगे तो 3 दूनी 6, यानी फ्लोरीन इधर साइड में भी 6 हो गया, फ्लोरीन इधर साइड में भी 6 हो गया, तो इधर साइड में भी फ्लोरीन 6 है। हाइड्रोजन इधर भी 6 है तो हाइड्रोजन इधर भी 6 है। ऑक्सीजन इधर भी 3 है तो ऑक्सीजन इधर भी 3 है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको बैलेंस करना भी आ गया होगा बढ़िया लाजवाब तरीके से। तो आपको जल्दी से इसको नोट कर लेना है भैया। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली जो हमारी हेडिंग पड़ेगी, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं। क्या भैया नॉन मेटल एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? तो ये आपको जवाब देना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या होता है ये सब। नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट
एसिड, डाइल्यूट एसिड। क्या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? तो समझिएगा गौर से। जैसे मैंने लिखा HCl, ये हमारा क्या है? डाइल्यूट एसिड है, यानी डाइल्यूट एसिड है। और इसका नाम बताइएगा जरा। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, दूसरा मैं ले लेता हूँ एसिड H2SO4। इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। कल ही मैंने आपको नाम लिखना सिखाया था, नाम सिखाया था कैसे करेंगे। देखिए मैंने बताया था SO4 जहाँ भी लगा हो उसको याद रखना सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। और यही सल्फेट के पहले हाइड्रोजन लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। या इसको और भी हम एक नाम से बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, इससे मैं डबल डबल ना लिखना पड़े। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारे HCl है या H2SO4 है, यानी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और जो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों के दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा टॉपिक क्या था? नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। कैटिना ने कार मंगाई, AL, ZN, फरारी, SN। कैटिना ने कार मंगाई, AL, ZN, फरारी, SN, PB। ये सारी की सारी आपने क्या पढ़ रखी है भैया? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी होगी आप सभी लोगों ने। ये सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ रखी होगी, ये चीज़ आपको मालूम होगी। तो यहाँ पे हमारा इस समथिंग, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को। अब मैं मेन जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पे हम चलते सीधे। देखिए मान लीजिएगा ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने एक चीज गौर की होगी कि हाइड्रोजन कुछ इस तरह यानी बीच में आता है, ठीक। अब हाइड्रोजन के नीचे क्या होते हैं? वो ज्यादातर हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया? नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भैया? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के नीचे मौजूद होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। जब हाइड्रोजन से नीचे नॉन मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिस कारण जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए HCl है, HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन नहीं कर पाएगा? नॉन मेटल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ये चीज याद रखिएगा। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, कैटिना ने कार मंगाई। मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि जो जितना ऊपर होगा, जो एलिमेंट जितना भी ऊपर होगा ना, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब हाइड्रोजन से नीचे हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, जब हाइड्रोजन से नीचे हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, तो नॉन मेटल कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए सुनिएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर सकता है? या तो हाइड्रोजन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब हाइड्रोजन से मजबूत कौन है? मेटल्स ही हैं। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला कौन है? मेटल है। अब जब सारे के सारे मेटल्स हमारे हाइड्रोजन के नीचे ही आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन से सारे के सारे नॉन मेटल्स हमारे कमज़ोर हैं, यानी हाइड्रोजन से सारे के सारे नॉन मेटल्स हमारे कमज़ोर हैं। तब नॉन मेटल जब कमज़ोर हैं हाइड्रोजन से, तब ये हाइड्रोजन को थोड़ी ना रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे नॉन मेटल्स, इसी के कारण जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ
रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे नॉन मेटल, तो हमारी रिएक्शन ही आगे नहीं बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको दिमाग में अपने बिठा लेना है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है जल्दी से। फिर हम बात करेंगे अगले, नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम आपको सिखाएंगे कि नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो आपको हमारे साथ बस अंत तक देखते रहना। नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको मालूम होगी तभी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बना पाएंगे, और जब आपको मालूम ही नहीं होगी तो कैसे संभव है कि आप क्वेश्चन बना दें। अब यहाँ से समझिएगा, सबसे पहले मैंने एक नॉन मेटल लिया, वो नॉन मेटल था हमारा क्लोरीन, Cl2 ले लिया हमने। अब क्लोरीन हमारा क्या है भैया, नॉन मेटल है। बच्चे को मालूम है कि क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। मैंने ये भी बताया कि नॉन मेटल भी क्यों है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी पहले से ही। जब क्लोरीन ये NaBr के साथ रिएक्शन करेगा, अब NaBr भैया क्या हुआ, Na का मतलब देखिए सोडियम, और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, तो यहाँ से हमारा इसका नाम पड़ गया सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम ब्रोमाइड हुआ। अब यहाँ से समझिएगा गौर से, यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिएगा गौर से, ये क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है और ये NaBr है, यानी सोडियम ब्रोमाइड है। क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है। तो जब क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से होता क्या है, ये जो सोडियम है ना, ये वाला सोडियम इसके साथ जुड़ जाता है, यानी यहाँ से बना लेता है NaCl। ठीक, अब ये जो ब्रोमीन बचता है यहाँ पे, ये ब्रोमीन यहाँ पे उठ के आ जाता है, यानी Br2 बन के हो जाता है। अब ये भैया हमारा क्या बना, देखिए Na का मतलब क्या होता है, Na का नाम क्या होता है, सोडियम। कल ही मैंने बताया था जब मेटल के साथ Cl जुड़ जाता है तो ये क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, क्लोराइड। तो Na था, Na का मतलब सोडियम, और इसके साथ Cl जुड़ गया यानी क्लोराइड बना दिया। अब इस Br2 का मतलब क्या है, क्या है भैया, ब्रोमीन बोल सकते हैं इसको। आई बात समझ, बिल्कुल आ गई। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन जो है ना, इसी ब्रोमीन की रिएक्शन अगर हम Br2 की रिएक्शन NaI के साथ कराएं, NaI का मतलब क्या है, देखो Na का मतलब है सोडियम और I का मतलब होता है आयोडीन। अब जब ये सोडियम के साथ I लगा है ना, तो इसका मतलब है सोडियम आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्रोमीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से बनेगा क्या भैया, बताइएगा जरा। यहाँ से जब मैंने Br2 की रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड के साथ, जब Br2 की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा सोडियम आयोडाइड के साथ, तब ये क्या बनाएगा, बताइएगा जरा। तब ये बनाएगा क्या, ये जो सोडियम है यहाँ पे, ये वाला सोडियम, यही सोडियम निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर से Br को ले लेगा, यहाँ पर से Br को ले लेगा, और जो यहाँ पे I बचा है ना, आयोडाइड,
ये आयोडाइड यहाँ पे बचेगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन। आई किसका सिंबल होता है, आयोडीन का ही तो सिंबल होता है। अब यहाँ से ये क्या बना देगा, देखिए Na का मतलब है सोडियम, Na का मतलब सोडियम, और Br इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब ब्रोमाइड हो जाएगा, इसका मतलब सोडियम ब्रोमाइड इसका पूरा नाम पढ़ के आ गया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अगर इक्वेशन नहीं बैलेंस है तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, अगर बताइएगा जैसा हो। अगर ना बैलेंस कर पाए तो हम ही आपको बैलेंस करा देंगे दोस्त, जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब बैलेंस आप नहीं करते तो आपकी इक्वेशन गलत ही मानी जाएगी। यहाँ Cl के पास 2 हैं, और यहाँ पे Cl के पास 1 है, और यहाँ पे Na के पास 1 है, यहाँ भी Na के पास 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दूं और यहाँ भी 2 लगा दें तो देखिए हमारी पूरी तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ भी अगर 2 लगा दें और यहाँ NaBr, यानी यहाँ भी हम अगर 2 लगा दें तभी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखिए जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन वाला जो चैप्टर पहला वाला है ना, उसी में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बैलेंस किया कैसे जाता है। अभी बस जो चीज़ करा रहा हूँ ना उस पर ध्यान रखिएगा दोस्त। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना, नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और भी बताएंगे। ये बताएंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, जब नॉन मेटल से रिएक्शन करने लग जाए, यानी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये चीज़ अब आपको बताने जा रहा हूँ दोस्त। तो आपको ध्यानपूर्वक समझनी है हर एक चीज़। जब नॉन मेटल के साथ ही रिएक्शन करने लग जाए तो क्या बनाएगा, बताइएगा जरा। नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक, नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जैसे मैंने ले लिया पहला नॉन मेटल H2, H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अब असल मायने में H है क्या, तो ये हमारा नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल यानी गैस है, ठीक। जब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये Cl क्या है, तो Cl हमारा क्लोरीन है, क्या है भैया, क्लोरीन, यानी क्लोरीन का ही सिंबल होता है Cl, और Cl हमारा नॉन मेटल है, Cl भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो ये चीज़ें तो हमने पहले से बता रखी हैं कि कैसे पहचानेंगे नॉन मेटल कौन है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, सारी चीज़ें बता रखी। यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा और ये HCl बना देगा, क्या बना देगा, HCl बना देगा। और ये HCl है ना, इसका नाम बताइएगा जरा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा भैया, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि जब नॉन मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नॉन मेटल लिया जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कराई, तब ये उसने बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आई बात समझ। अब जरा गौर से समझिएगा, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ एक लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास 2 है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं। अब यहाँ समझिएगा, HCl ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, तो इनको भी आपको दोनों के दोनों एक साथ ही लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ समझिएगा गौर से, हाइड्रोजन के पास 2 हैं इधर साइड में, क्लोरीन के पास इधर साइड में 2 है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन के पास भी अकेला है और क्लोरीन के पास भी अकेला है। अगर मैं इस पूरे के साथ 2 लगा दूँ, इस पूरे के साथ अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो देखिए हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के पास भी 2 हो जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है दोस्तों, जल्दी से।
फिर अगली मैं रिएक्शन कराऊंगा दोस्त, और भी नॉन मेटल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है पहले। फिर अगली जो हमारी रिएक्शन रहेगी दोस्त, वो रहेगी H2 और N2 के साथ, H2 प्लस N2। अब N2 हमारा क्या है, N2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमारा है क्या, तो नाइट्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है, यानी नाइट्रोजन हमारी गैस है, वो भी हमारी नॉन मेटल है। H2 का मतलब हाइड्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ही सिंबल होता है H। ठीक, जब ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि बैलेंस वाला तो आपको समझ आ गया होगा ना, तो इसको हटा देते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाए यहाँ पर का। ठीक, और जब हाइड्रोजन हमारा क्या है भैया, H2 हमारा क्या है, नॉन मेटल है, H2 क्या है, नॉन मेटल है, और हमारा N2 क्या है, वो भी हमारा नॉन मेटल है। ठीक, N2 भी हमारा नॉन मेटल है। जब ये दोनों के दोनों हमारे रिएक्शन करेंगे तब ये क्या बना देंगे, NH3 बना देंगे। क्या बना देंगे, NH3 बना देंगे। अब NH3 का नाम क्या होता है, तो NH3 का नाम याद रखिएगा, अमोनिया होता है इसका नाम। इसका नाम क्या होता है भैया, अमोनिया होता है इसका नेम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है गौर से, क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस नज़र आ रही है, तो इक्वेशन भैया बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्यारी सी लाइन खींच लेनी है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, कितना है बताइए जरा। नाइट्रोजन के पास कितना है, यहाँ पे 3 है, सॉरी नाइट्रोजन के पास 1 है, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 3 है। अब बताइए कि जरा क्या किया जाए कि यहाँ पे बैलेंस ये इक्वेशन हो जाए, तो बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा भैया जल्दी। यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हैं, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हैं। तो जब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हैं तो यहाँ भी हम 2 लगा लेते हैं। जब यहाँ पे हमने 2 लगा लिए, जब यहाँ पे 2 लगा दिए, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के 2 हो गए, और हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 3 थे, तो 2 की गुणा 3 के साथ करोगे 6 हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ देखेगा गौर से हाइड्रोजन के पास कितने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 ही हैं। जब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 ही है, तो 3 से हम जब गुणा कराएंगे 2 की, तभी तो बनेगा जाके 6। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 हो गए, और इधर भी हाइड्रोजन के 6 हो गए। तो अब ये पूरी तरह से इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसको आपको जल्दी से नोट कर लेना है भैया, इसको आपको जल्दी से नोट कर लेना है। तो चीज़ें आपको बढ़िया लग रही होंगी दोस्त, और चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी। फिर और भी भैया नॉन मेटल लेते हैं। फिर अगला नॉन मेटल आएगा हमारा अगला नॉन मेटल क्या रहने वाला है बताइए जरा, आप ही लोग बताइएगा। तो अगला हमारा जो नॉन मेटल रहने वाला है वो आता है हमारा P4। P का मतलब क्या है, फास्फोरस। ठीक, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। याद रखिएगा, जब फास्फोरस जो आपका है वो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा क्या बताइएगा जरा। तो ये बनाएगा, देखिए यहाँ से P आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से हमारा Cl3, यानी PCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PCl3। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो नेमिंग के लिए देखिएगा, इस P को हम क्या बोलते हैं बताइएगा जरा। P को क्या बोलते हैं आप लोग, फास्फोरस बोलते हैं, ठीक, फास्फोरस ही तो बोलते हैं, तो बिल्कुल फास्फोरस ही बोलते हैं। अभी मैंने बताया था मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब क्या हुआ 3। तो यहाँ पे देखिएगा फास्फोरस का मतलब हो गया P, P का मतलब फास्फोरस,
और यहाँ पे कितने हैं भैया, क्लोरीन के पास कितने नजर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं नजर। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस ट्राई लिख दो, फास्फोरस ट्राई लिख दिया। और फिर Cl जुड़ा है ना, तो Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड इसका नाम हो चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, इसको बैलेंस करके भी आप लोगों को ही बताना है। ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है भैया। तो यहाँ से आपको इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे आपको 6 लगा देना है क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे 4 लगा देना है, तभी आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब वही चीज़ अगर मैं अगली और भी रिएक्शन कराऊँ, P4 प्लस 10Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराऊँ, 10Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ, तब ये क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा, PCl5 बनाएगा। अब जब PCl5 बना दिया तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ से देखिएगा गौर से, P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब फास्फोरस, यानी फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है। और जब 3 पे ट्राई होता है, 4 पे टेट्रा होता है, 5 पे पेंटा होगा। तो यहाँ से देखिएगा फास्फोरस, 5 यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, तो 5 का मतलब पेंटा, 5 का मतलब पेंटा। और इसके फास्फोरस के साथ क्लोरीन भी नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, फास्फोरस पेंटा, Cl का मतलब क्लोराइड, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया। PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और ये आपका क्लोरीन है ही, ठीक, ये तो आपका नॉन मेटल है ही। और ये फास्फोरस भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्या है भैया, नॉन मेटल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी ये भी हमारा नॉन मेटल है। ये सारे की सारी चीज़ें भी हमारी नॉन मेटल से संबंधित ही डिस्कस हो रही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जल्दी से नोट कर लेना, जिससे मैं आगे और भी चीज़ें आपको प्यारी सी चीज़ें बता पाऊँ। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी समझिएगा, कुछ चीज़ें आपको और भी समझना है। देखिए यहाँ पे P4 था ना, P4 का मतलब फास्फोरस, ठीक। अगर मैं इसी फास्फोरस की रिएक्शन यहाँ पे आपको कहीं साइड में बताता हूँ, पहले देखते हैं स्पेस कहाँ पे है। हाँ, यहीं पे मैं अगर फास्फोरस की रिएक्शन सल्फाइड के साथ करा दूं, यानी सल्फाइड के साथ करा दूं, तो ये क्या बनाएगा बताइए जरा। अगर इसी हम फास्फोरस की रिएक्शन सल्फाइड के साथ करा दूं, किसके साथ, सल्फाइड के साथ करा दूं, तो ये क्या बनाएगा, तब ये बना देगा हमारा, क्या बनाएगा भैया बताइए जरा, P2S3 बना देगा, P2S3 बना देगा। क्या बना देगा, P2S3। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ध्यानपूर्वक आपको ये चीज़ समझनी है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस आपको नजर आ रही है, क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस नजर आ रही है, नहीं बैलेंस नजर आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए फास्फोरस के पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, ठीक। और यहाँ पे फास्फोरस के पास 4 हैं, तो यहाँ भी अगर हम 2 लगा दे, तब ये देखो फास्फोरस इधर भी 4 हो जाएंगे और फास्फोरस इधर भी 4 हैं। और जब यहाँ पे मैंने पहले ही 2 लगा दिए, और सल्फाइड यानी सल्फर पहले से ही 3 थे, सल्फर क्या थे, पहले से ही 3 थे, तो यहाँ से 2 3 6, यानी सल्फर के पास कितने हो गए, 6 हो गए। अब सल्फर के पास यहाँ भी हमें 6 लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है। अब यहाँ से इसकी नेमिंग के बारे में चर्चा करेंगे, इसके नेमिंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पी का मतलब क्या है, फास्फोरस है, पी का मतलब फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस। यहाँ पे देखिए एस के साथ 3 लगे हैं, एस के साथ 3 लगे, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। और यस लगा है ना, यस, यस का मतलब सल्फाइड, यानी फास्फोरस ट्राई सल्फाइड इसका पूरा नाम हो चुका है। ये हमारा क्या है, सल्फर है, ठीक, ये हमारा क्या है, सल्फर है। और ये हमारा क्या है भैया, फास्फोरस है। क्या है बताइएगा जरा, ये हमारा क्या है,
फॉस्फोरस है। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और इसको नोट भी कर लेना है। मैंने आपको क्या बताया, P4 हमारा क्या है, फॉस्फोरस है, जिसके अब ये सल्फर के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाता है, P2S3 बनाता है। देखिए P का नाम होता है फॉस्फोरस और यहाँ पे S के साथ 3 लगे हैं तो 3 का हमने बोला है ट्राई, और यस लगा है, यस का मतलब सल्फाइड, तो यहाँ पे सल्फाइड इसका नेम हो जाएगा, यानी फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड इसका नेम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसको आपको नोट कर लेना है जल्दी से। तो मैं ऊपर वाली एक लाइन हटा देता हूं जिससे यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाए, और भी चीज़ें आपको बतानी है भी। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हमारा है क्या भैया, गैस है। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक। और इसके साथ साथ और है क्या, नॉन मेटल है ये तो हर बंदे को मालूम होगा कि ये नॉन मेटल है, ठीक। अगर इसकी हम रिएक्शन सल्फर के साथ कराएं, जब मैं यहाँ पे मतलब सल्फर की बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो ये भी बताइएगा जब हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर के साथ कराएंगे तब ये बनाएगा क्या, तो याद रखिएगा ये H2S बना देता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन ये आएगा, यानी ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, यानी H2S बना देगा। अब यहाँ से नाम इसका क्या हुआ, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या मतलब होता है, H का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, और S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका क्या हो गया, नाम हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया भैया, इसका नेम हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से एक चीज, कुछ चीजें और भी समझिएगा भैया गौर से। इसको मैं हटा देता हूं, इस वाली लाइन को, हटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा हमारे। और मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं दोस्त, अगला मैं लेता हूं हाइड्रोजन, दोबारा से हाइड्रोजन लेता हूं। अब हाइड्रोजन सबको मालूम है क्या है। अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन F2 के साथ कराऊं, F2 हमारा क्या है, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन है, जब इसकी हम रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2 और F2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2F2 हो जाएगा। तो इसका नाम बताइएगा जरा, H का मतलब हाइड्रोजन, और F का नाम क्या है, फ्लोराइड है। तो यहां से बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहां से बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। यानी जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ तब ये बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो इसने बनाया H2F2 यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, आपको नोट कर लेना है हमारे साथ ही। अब यहाँ से एक चीज़, कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं। एक एग्जाम्पल आखिरी है, मान के चलिए ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन हम F2 के साथ करा दें, ये हमारा ऑक्सीजन क्या है भैया, ये भी हमारा नॉन मेटल है, ठीक। ये भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। O किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, ये तो सबको मालूम है भैया। और अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं इसकी, FU, अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या बना देता है, बताओ जरा, OF2 बना देता है। क्या बना देता है, OF2। अब OF2 का मतलब क्या है, देखिए O का मतलब है ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ही सिंबल होता है O। और यहाँ पे देखिए 2 लगा है, 2 का मतलब क्या है, डाई, ठीक। और
ये क्या लगा है भैया, एफ लगा है, इसका मतलब क्या है, फ्लोराइड, यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसका नाम हो गया, यानी OF2 का नाम हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सॉरी, OF2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, क्या ये इक्वेशन बैलेंस आपको नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस भैया? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक अकेला है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो है, ऑक्सीजन के पास यहाँ दो है, तो यहाँ भी हमें दो लगाने, यहाँ पे भी हमें दो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ भी तो हमें दो बनाने हैं। जब यहाँ भी ऑक्सीजन के पास दो हो गए और यहाँ पे फ्लोरीन के पास पहले से दो थे, तो यहाँ दो की मल्टीप्लाई दो के साथ करोगे, दो दूना चार, यानी फ्लोरीन के पास चार हो गए। तब यहाँ पे जब फ्लोरीन के पास चार हो गए तो यहाँ भी हमें दो लगाना पड़ेगा। जब यहाँ दो लगा देंगे तो दो दूना चार, यानी फ्लोरीन के पास यहाँ भी चार हो गए। अब ये इक्वेशन हमारी पूरी तरह से बैलेंस है, तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है भैया इस चीज़ को, क्योंकि जब आप इस नोट कर लेंगे उसके बाद ही हम आगे और भी चीज़ों पे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भैया टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे केमिकल बॉन्ड्स में शेयरिंग होती है या ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अगले 20 से 30 मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है दोस्त। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो पहला केमिकल बॉन्ड हम पढ़ेंगे ना, वो सबसे पहले हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो पहला हमारा टाइप है ना, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या इसी को हम बोलते हैं, या इसको और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि होता भैया क्या है। देखिए, जब भी हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें मेनली दो प्रकार के हमारे बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड हमारा वो होता है जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, दूसरा बॉन्ड वो होता है जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड में होता ये है कि जो आयनिक बॉन्ड में मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, किसकी ओर करते हैं, यानी नॉन मेटल्स की ओर करते हैं। यानी मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू होते हैं, इसलिए मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को उठा के किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देते हैं, जिससे नॉन मेटल का भी काम पूरा हो जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। वही अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं, तो कोवेलेंट में होता क्या है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, शेयरिंग हो जाती है। अभी मैं आपको विद एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ समझाऊंगा, बस हमारे साथ आपको बने रहना है, हमारे साथ क्या करना है, आपको बने रहना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है इन आयनिक बॉन्ड, इन आयोनिक bond there is a transfer of electron take place, transfer of electron takes place, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दूसरी जगह पर होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, तो वही मेटल्स क्या करते हैं, अपने फालतू वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देते हैं, जिससे नॉन मेटल का भी काम चल जाता है। अब हम आपको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है दोस्त, क्योंकि जब आप इतना लिख लेंगे तभी मैं आपको प्यार से अच्छे से बताऊंगा। तो पहला जो एग्जाम्पल हमारा आएगा ना, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे KCl का।
अब KCl का नेम बताइए जरा। देखिए K का मतलब है पोटेशियम, क्या है, K का मतलब पोटेशियम, और Cl इसके साथ जुड़ा है यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्या है इसका नाम? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले प्यार से आपको इधर लिखना है K और इधर आपको लिखना है Cl। क्या लिखना है? Cl लिखना है। इधर लिखना है आपको K, इधर लिखना है Cl। K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब यानी K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखिएगा कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बताइएगा कितना होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8, अब देखिए 8 और 8 16 और 2 18, 1 19, यानी आखिरी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के फालतू है। अब इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइएगा जरा सभी लोग। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ का क्लियर हुआ, एक चीज़ का हमें ये पता लगा कि भाई साहब कि क्लोरीन के पास आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इस पोटेशियम के पास आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी पोटेशियम की तो सेल ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, और जो पोटेशियम है वो हमारा क्या है? मेटल है। पोटेशियम हमारा क्या है? मेटल है। तो यहाँ पे होता ये है कि मेटल जो होता है वो अपने फालतू इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देता है। ये इसी को बोलते हैं ट्रांसफर। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। इसी के लिए हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? मेनली आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फालतू वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देते हैं, जिससे नॉन मेटल का भी काम चल जाता है। तो इस पोटेशियम के पास कितने फालतू इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। तो एक मैं स्टार से इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक। अब इस क्लोरीन के पास आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 है। तो 7 को मैं इस बिंदुओं से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक। पोटेशियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक की कमी है, तो यही पोटेशियम क्या करेगा? यही पोटेशियम ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो देखिएगा गौर से, इस वाले पोटेशियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। इसी ट्रांसफर को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी ट्रांसफर को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जब यहाँ पे इन दोनों ने मतलब एक मेटल ने नॉन मेटल की और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, तब इन दोनों ने मिलकर KCl बनाया। क्या बनाया? KCl बनाया। क्या बनाया भैया? KCl बनाया। अब K का मतलब पोटेशियम, Cl का मतलब क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड इनका नेम भी हो गया। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। जल्दी आपको नोट कर लेना भैया, जिससे हम और भी आपको चीज़ें बता सकूँ। और यहाँ पे देखिएगा, अब हम दूसरा लेते हैं NaCl। देखिए Na सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, ठीक, और क्लोरीन आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ से समझिएगा Na का मतलब क्या हुआ? Na का नेम क्या है? Na का नेम है सोडियम, ठीक, और Cl का नेम क्या है? क्लोरीन है, सबको मालूम है, ठीक। Cl का नेम क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का ही सिंबल होता है भैया Cl। तो सोडियम का भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास फालतू है। तो वही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टार से। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइएगा जरा? 17 होता है। कितना होता है? 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7, यानी आखिरी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन फालतू है। जब आखिरी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे? बना लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से एक चीज़ ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा ध्यानपूर्वक। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। इसके आखिरी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ये सोडियम जो है वो हमारा मेटल है। क्या है? मेटल है सोडियम। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये भाई साहब क्या है हमारे? ये हमारे नॉन मेटल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना? ये नॉन मेटल है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना,
जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो मेटल से नॉन मेटल की ओर होता है, मेटल से नॉन मेटल की ओर होता है। देखिए मेटल से नॉन मेटल की ओर किस लिए होता है, क्यों होता है? तो देखिए मेटल जो होते हैं ना उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेटल्स के पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फालतू वाले इलेक्ट्रॉन्स उठा के वो नॉन मेटल को दे देते हैं। तो देखिएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,8,1 हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे हमें एक बात मालूम हुई कि सोडियम के आखिरी यानी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इसी एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे स्टार से डिनोट कर लिया। क्या इतनी बात में डाउट है? नहीं डाउट है। अब यहाँ आते हैं हम क्लोरीन के ऊपर। जब क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,7, यानी इसकी आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे तब इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी मौजूदा समय में है, वो सातों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे 0 से हमने डिनोट कर लिया। अब ये सोडियम क्या करेगा, ये अपना वाला जो फालतू इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्लोरीन के पास ट्रांसफर कर देगा। जब क्लोरीन के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, यही आगे चल के क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या बना देता है? NaCl बना देता है। अब NaCl बना देता है, पर याद रखिएगा Na के ऊपर हमेशा प्लस रहेगा और Cl के ऊपर हमेशा एक माइनस रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिएगा गौर से, ये जो Na है ना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। तो सोडियम ने ट्रांसफर किया है यानी सोडियम ने दिया है। तो जब सोडियम देनदाता है यानी सोडियम के पास ज़्यादा है तभी तो उसने दिया है। तब सोडियम के पास ज़्यादा था और सोडियम ने भैया ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे के पास, तो सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस लगेगा। आई बात समझ? और जो बंदा लेने वाला होता है यानी जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर हमेशा माइनस लगेगा। तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया? एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हम लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस NaCl का नेम भी आप लोग बताइएगा जरा। NaCl का नेम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। आप लोगों को जल्दी से नोट कर लेना भैया, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और टॉपिक भी नहीं पूरे हो पाते यार। तो चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। इसको हटाते भैया। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे MgF2। MgF2। अब यहाँ से समझिएगा, देखिए Mg कितनी बार है? एक बार है, तो Mg को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब Mg का नाम क्या है भैया? मैग्नीशियम की। Mg किसका सिंबल होता है? तो Mg होता है मैग्नीशियम का सिंबल। ठीक। अब F कितने हैं? 2 है। F एक यहाँ पे बना लो, दूसरा F यहाँ पे बना लो, बना लिया। अब ये F का नाम बताइएगा जरा। तो इन F का नाम क्या होता है भैया? फ्लोरीन होता है। इसका F का नाम क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ORINE, फ्लोरीन होता है। ठीक, इसका F का नाम क्या होता है? फ्लोरीन होता है। अब यहाँ से समझिएगा गौर से, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ये सॉरी 7 नहीं 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। 2,7 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,7 होगा। जब अभी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो अब अभी वहाँ पे मैं आपको और भी बेहतरीन सी चीज़ें बताऊंगा कि इनको हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इनको हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। पर ये इस पार्ट का टॉपिक नहीं है, इसके कारण हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। लेकिन जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है उसको पहले समझिएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया F का मतलब फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का ही सिंबल होता है F। तो F का एटॉमिक नंबर क्या है? यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9।
इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,7 होगा, यानी फ्लोरीन की जो आखिरी सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन की आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बिंदी से डिनोट कर लेंगे, 5, 6 और एक 7। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। फ्लोरीन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी बना लो। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइएगा जरा सब लोग। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हुई, यहाँ से एक चीज़ भाई साहब ये क्लियर हुई, एक चीज़ हमें यहाँ से ये क्लियर हुई कि जो मैग्नीशियम के आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन से पहले जरा देखो चेक करके 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पहले से। और मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तब जब इसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं इसका मतलब क्या है भैया? ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम हमारा मेटल है। तो मेटल्स की ही टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देते हैं और उस दूसरे वाले नॉन मेटल का भी काम चलवा देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैग्नीशियम हमारा है क्या भैया? तो ये मैग्नीशियम हमारा मेटल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैग्नीशियम के पास 2 फालतू इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 मैंने स्टार से ऐसे बना लिए। ठीक, अब देखिएगा इस वाले फ्लोरीन में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब गौर से देखिएगा 7 यहाँ पे हैं तो ये वाला इसके पास पहुँच जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक, 7 इसके पास भी है और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा तो इसके पास भी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब यहाँ से गिनिएगा दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसके पास भी हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसके पास भी हो गए। पर एक चीज़ और भी समझिएगा गौर से, यहाँ पे जो 8 हो तो गए, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? F के ऊपर 2 माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? Mg के ऊपर 2 प्लस लगाएंगे और F के ऊपर 2 माइनस लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा लिया है। किससे लिया है? तो मैग्नीशियम से लिया है। मैग्नीशियम क्या है भैया? मेटल है। यानी मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके किसको दे दिया? फ्लोरीन को दे दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस MgF2 का नाम बताइएगा जरा आप लोग। तो इस MgF2 का नाम क्या है? देखिए Mg का नाम है मैग्नीशियम, Mg का नाम है मैग्नीशियम, और मैंने 2 वाले को क्या बताया था? डाई बताया था। 2 वाले को डाई बताया था। देखिए Mg का नाम है मैग्नीशियम, और जहाँ पे मैंने बताया था 2 हों वहाँ पे उसको डाई बोलते हैं। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। ये बताया था ना। तो Mg का नाम है मैग्नीशियम और 2 को बोलते हैं डाई, यानी मैग्नीशियम डाई फ्लोराइड। मैग्नीशियम डाई फ्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। मैग्नीशियम डाई फ्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। मैग्नीशियम डाई फ्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? ठीक, मैग्नीशियम डाई फ्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। तो इसको आपको जल्दी से नोट कर लेना, जिससे हम और भी आपको आयनिक बॉन्ड से संबंधित एग्जाम्पल बता पाऊँ, और जिससे आपका आयनिक बॉन्ड का कोई भी डाउट रह ही ना जाए। यानी ये समझ सकते हो कि आयनिक बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक, और भी आपको एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। तो अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं भैया? इसको हटा देते पहले, ठीक, जिससे बढ़िया से समझा पाए आपको। तो अगला जो एग्जाम्पल रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है Na2S। Na2S। अब गौर से देखिएगा, Na के पास 2 हैं,
इसका मतलब क्या है, एक सोडियम यहाँ बनाओ, दूसरा सोडियम यहाँ बनाओ, ठीक। और सल्फर जो है वो अकेला है, तो सल्फर भाई सबको यहाँ बना लो, बना लिया। अब सबको मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइएगा जरा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11 होता है। इसका अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। इतनी बात में किसी को दिक्कत है? यानी 2,8,1। आखिरी सेल में सोडियम के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन आप बना लीजिएगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बना लीजिएगा। अब सोडियम आपका है क्या, तो ये आपका मेटल है। ये आपका क्या है, मेटल है। क्या है भैया, मेटल है। अब ये जो सल्फर है ना, सल्फर, यहाँ देखिएगा सल्फर के बारे में। एस किसका सिंबल होता है, सल्फर का सिंबल होता है। यस जो होता है वो सल्फर का सिंबल होता है, ठीक। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16। कितना होता है, 16। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2,8,6, यानी आखिरी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आखिरी बैलेंस सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे आप सभी लोगों को सल्फर में। पर यहाँ से एक चीज़ समझो जरा गौर से, इस सल्फर के पास आखिरी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस सोडियम के पास आखिरी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम का। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के पास पहुंच जाएं, तो जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास पहुंच जाएंगे और सल्फर के पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही सल्फर के पास मौजूद हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और भी पहुंच जाएंगे, यानी 6 + 2 8 हो जाएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सल्फर का भी काम चल जाएगा। पर सल्फर हमारा है क्या, तो याद रखिएगा सल्फर हमारा नॉन मेटल है। तो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उसमें मेटल से नॉन मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ बना लेना है, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, Na2S। अब यहाँ से समझिएगा, Na का मतलब क्या है, Na का मतलब सोडियम, ठीक। 2 लगा है इसका मतलब डाई, S का मतलब सल्फाइड, यानी सोडियम डाई सल्फाइड। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, जल्दी से आपको नोट कर लेना है साथ ही साथ। जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया। तो चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं भैया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, आयनिक बॉन्ड ही अभी हमारा चल रहा है दोस्त। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है हमारा। अगला एग्जाम्पल चलिए लेते हैं आपके सामने, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम लेते हैं, CaO। मैंने लिखा CaO। देखो CaO का नाम क्या है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। Ca का मतलब कैल्शियम, Ca किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का होता है। अब कैल्शियम के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये बन जाएगा ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसका पूरा नेम पड़ चुका है। अब यहाँ पे एक साइड में आपको कैल्शियम लिखना है, दूसरे साइड में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा विवरण हम ऑक्सीजन के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो O सिंबल किसका होता है, ये O जो होता है वो सिंबल होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो आपका होता है 8। और अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर चर्चा करें हम ऑक्सीजन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि भैया ऑक्सीजन की जो आखिरी सेल है यानी बैलेंस सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर कोई भी मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मेटल अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके ऑक्सीजन को दे देगा तो ऑक्सीजन का भी काम चल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल्स इसमें क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम कैल्शियम के बारे में भी चर्चा करते हैं। इधर देखिएगा कैल्शियम, ये जो Ca है ना, Ca का मतलब कैल्शियम। Ca किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है। अब Ca का भैया एटॉमिक नंबर के बारे में अगर चर्चा करें तो Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20।
कितना होता है 20 होता है। अब ये जो कैल्शियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,8,2 यानी 2 और 8 10 और 2 सॉरी 2 और 8 10 और 8 18 18 और 2 20 यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइएगा जरा। आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा गौर से, आपके सामने कैल्शियम के आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। इससे पहले अगर हम बैक जाएं तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि कैल्शियम का जो ऑक्टेट है वो पहले से ही कंप्लीट है। अगर ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस भी कर देना या 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने कैल्शियम दे भी देता है किसी दूसरे को तब भी कोई कैल्शियम में फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात कि नहीं आई, क्योंकि मेटल है ना और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं तब ये किसको दे देगा ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक। अब ये जो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर लेना है आपको। ऑक्सीजन के पास आखिरी सेल में कितने थे 6 थे, इनको 6 बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। कितनों की जरूरत है ऑक्सीजन के पास 2 की जरूरत है। एक तो यहाँ से आ जाएगा एक भाई साहब यहाँ से आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बन के ये बन गया हमारा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है जिससे हम और भी आपके सामने प्यारी सी चीज़ें बता पाएँ। तो ये हो गया भैया हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में ये तो था हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको क्या बताया था कि जो हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो अगला बॉन्ड आएगा वो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, आपको समझना है। इसके बाद हम अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब जो अगला टॉपिक रहेगा ना वो हमारा पार्ट नंबर 4 में रहेगा। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आयनिक हटा दीजिएगा आप, इसमें डाल लीजिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड पे हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा जो बॉन्ड है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हटा लीजिएगा क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है। हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यार कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, देखो यहाँ पे याद रखना हमेशा एक चीज़। देखिए मैंने इससे पहले भी आयनिक बॉन्ड कराया तो इसमें हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, यानी मेटल जो था मेटल के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स थे, वही मेटल अपने फालतू वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे नॉन मेटल को दे देता था। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था। पर यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ पे दोनों के दोनों भाई साहब जो होंगे वो नॉन मेटल होंगे और इन दोनों के बीच में ही क्या होगी शेयरिंग होगी। क्या होगी शेयरिंग होगी। तो यहाँ हमें कोवैलेंट बॉन्ड में देखने को क्या मिलता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है यहाँ पे शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको प्यार से समझाते हैं जिससे बढ़िया से समझ आ जाए। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे Cl2, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम N2 यहाँ पे लेंगे, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे बताइएगा जरा, पहला Cl2 और फिर हम एक और भी एग्जाम्पल लेंगे O2, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं क्लोरीन। अब देखिएगा क्लोरीन 2 है ना, यहाँ पे देखिए Cl के साथ 2 लगे हैं, इसका मतलब क्या है क्लोरीन जो है वो 2 है। अब दोनों के दोनों क्लोरीन हमारे, क्लोरीन सबको मालूम है कि नॉन मेटल होता है, ठीक। एक क्लोरीन हमने यहाँ बना लिया, दूसरा क्लोरीन हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक। अब सबको मालूम है कि क्लोरीन का भैया एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 यानी आखिरी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, जब क्लोरीन की आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्लोरीन को ज़रूरत कितने की है? एक की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? एक की ज़रूरत है। जब एक की ज़रूरत है, अगर मान लीजिएगा इस वाले क्लोरीन को एक की ज़रूरत है तो एक यहाँ पे ये बनाएगा, ठीक, आई बात समझ। अब इस वाले क्लोरीन की अगर एक की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये बनाएगा, आई बात समझ, आई कि नहीं आई। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के आखिरी सेल में है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बना लिया, तो बच्चे कितने भैया? बच्चे हमारे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और भी बनाओ, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी बचे हैं, इनको भी बनाओ। अब यहाँ से समझिएगा, गौर से ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 हो गए। यहाँ भी टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब यहाँ से चीज़ समझिएगा गौर से, ये जो भैया इसके पास 7 हैं, यहाँ से एक ले लेगा, ये बन गए इसके 8। अब गिन के देखिएगा, गौर से गिन के देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यानी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इस वाले क्लोरीन के पास तो भैया 7 ही हैं, तो यहाँ से ये ले लेगा, यहाँ से ये ले लेगा, तो इसके पास भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए, यानी दोनों के दोनों नॉन मेटल थे और उन्होंने आपस में ही क्या कर दी? शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने के बाद अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ और भी समझिएगा भैया, याद रखिएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जब बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे तब वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 होंगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बीच में ये शेयर किया गया, दूसरा ये बीच में शेयर किया गया, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया गया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हुए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है नाइट्रोजन। देखिए, एन के साथ 2 है ना, एक एन हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा एन हमने यहाँ पे लिखा। अब बच्चे को मालूम है कि जो नाइट्रोजन होता है वो नॉन मेटल होता है। कैसे नॉन मेटल होता है? वो मैंने 20-50 बार आपको बताया जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया। तो नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। और अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 आएगा, यानी आखिरी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी बैलेंस सेल में। तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर नाइट्रोजन की आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जब इसके पास 5 है तो कितनों की कमी है? 3 की कमी है। जब 3 की कमी है तो नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बना लेगा इधर साइड में, ठीक, और ये वाला नाइट्रोजन इधर साइड में 3 बना लेगा, ठीक, बना लिए। इतनी बात आ गई समझना? बिल्कुल आ गई। अब नाइट्रोजन के पास टोटल आखिरी सेल में कितने हैं? 5 हैं। तो देखिए, 3 तो इसने पहले ही बना लिए, अब जो बचे हुए 2 थे ना वो यहाँ पे भी बना लेगा। इसने भी 3 पहले से बना लिए, जो बचे हुए 2 थे ये भी बना लिए। अब गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन की आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 5 है, आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास 5 है। तो इसके पास 5 है, कितनों की कमी है? 3 की कमी है। तो ये वाला नाइट्रोजन करेगा क्या? ये वाला नाइट्रोजन भैया इससे 3 ये ले लेगा, यानी शेयरिंग कर लेगा। अब देखिएगा गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की होती है। तो इस वाले नाइट्रोजन ने तो भैया अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, पर ये वाला भाई साहब अभी भी बचा हुआ है, तो ये यहाँ से ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब गौर से देखिएगा, इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बीच में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए? इलेक्ट्रॉन्स भैया हमारे शेयर हुए 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 6 होगी तो वहाँ पे हमेशा याद रखना ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा?
ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। अब ये नाइट्रोजन ये भी नॉन मेटल था, ये भी नॉन मेटल था, यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत उसमें यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। इस वाले नाइट्रोजन ने भी अपना काम चला लिया, इसने भी चला लिया, तो इससे क्या हो गया, शेयरिंग करके इन दोनों ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। अब जरा गौर से समझिएगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास कितने आपको नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 नजर आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन यही यहाँ से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब बच्चे को मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है भैया। ऑक्सीजन का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 2,6, यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन है ना, इसकी आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और भी दे दिए जाएँ तो ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तभी ऑक्सीजन के पास कमी कितनों की है, 2 की है कमी। तो यहाँ भी ऑक्सीजन की जब 2 की कमी है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बना लेगा। और इस वाले ऑक्सीजन के पास कितनी कमी है, इस वाले के पास भी 2 की कमी है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा गौर से, ऑक्सीजन के पास आखिरी सेल में कितने थे, 6 थे, 6 ही तो थे। तो यहाँ पे 2 पहले से ही उसने बना लिए, तो बच्चे कितने, 4 बचे, तो 4 यहाँ से बना लेगा ये, ठीक। यहाँ भी ये 4 बना लेगा। आई बात समझ की नहीं आई, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अगर यहाँ से ये 2 ले लेगा, यहाँ से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। अब गिन के देखिएगा गौर से, गिन के गौर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास। एक ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा ऑक्सीजन देखिएगा गौर से कैसे ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी ये वाला बंदा भैया इससे ले लेगा। तो यानी यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद गिन के देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि बीच में जो शेयरिंग हो रही है ना, बीच में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो गौर से देखिएगा, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया था आपको कि जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से प्यार से समझ आई होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है सारी बातें।
जल्दी आपको नोट कर लेना भैया, जल्दी से आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हम एक दो एग्जाम्पल और भी लेंगे, उसके बाद हम अपने इस वीडियो को फिनिश करेंगे भैया, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है ना। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल हमारा CCl4। CCl4 यानी CCl4 का नेम क्या है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन, C का मतलब कार्बन और 4 का मतलब क्या है, टेट्रा, और Cl का मतलब क्लोराइड। क्या है भैया, क्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, कार्बन यहाँ पे रखिएगा आपको, और क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आप बना लीजिएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे बना लीजिएगा, तीसरा क्लोरीन आप यहाँ पे बना लीजिएगा, चौथा क्लोरीन आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अरे भैया इतनी बात में किसी को डाउट है कि नहीं है, बताइएगा जरा। नहीं भैया, किसी को डाउट नहीं है। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी बात में किसी को डाउट नहीं है। ठीक, अब देखिएगा गौर से, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, यानी जो हमारा ये Cl है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए जरा, परमाणु संख्या है इसका 17। और अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 रहेगा, यानी आखिरी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आखिरी बैलेंस सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आखिरी बैलेंस सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसके पास आखिरी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। इससे क्या होगा, कार्बन का भी काम चल जाएगा और भैया क्लोरीन का भी काम चल जाएगा। तो जरा देखिएगा कैसे करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 यहाँ पे बना लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक, यहाँ पे भी बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी बनाना है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब यहाँ से समझिएगा गौर से, जो हमारा भाई साहब कार्बन है ना, कार्बन, ये वाले कार्बन इधर देखते हैं, ये जो कार्बन, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। ठीक, कार्बन भी हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइएगा जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कितना है, 6। और अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे हम तुमसे तो क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, यानी आखिरी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो 4 मैं कुछ इस तरह से ऐसे बना लेता हूँ, 1 2 3 4। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? अगर इतनी बात में किसी को भी डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग। एक चीज़ समझिएगा गौर से, इन भाई साहब के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 इससे एक ले लेगा तो 8 इसका हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। यहां समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अगर ये क्लोरीन, अगर यहां पे गौर से समझिएगा, अगर ये क्लोरीन क्या करे, अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे। ये वाले का क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 मौजूद है, अगर इस 7 से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। इस वाले क्लोरीन के पास 7 पहले से हैं, यहाँ कार्बन से एक ले लेगा 8 हो जाएंगे। इस वाले क्लोरीन के पास 7 पहले से हैं, इस वाले कार्बन से ले लेगा 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई। क्या चीज़ क्लियर हुई बताइएगा ज़रा।
तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर हुई कि भैया जो हमारा कार्बन और ये क्लोरीन वगैरह है ना, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। कितने कितने, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कार्बन क्लोरीन के बीच में हमेशा क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसके बीच में क्या रहेगी? सिंगल बॉन्ड बनेंगे उसके बीच में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। एक दो, एक दो, एक दो और एक और दो। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है दोस्त वो हम इतना ही रखते हैं। अब जो एक आधे बच्चे भी होंगे कोवैलेंट बॉन्ड से संबंधित, जैसे मान लो कि अमोनिया है, और भी हमारे जैसे मान लीजिएगा, चलो अमोनिया का बता ही देता है, उसके बाद ही हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि अमोनिया ही इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है। NH3, NH3 अमोनिया में भी याद रखिएगा भैया क्या होती है, क्या होती है बताइए ज़रा? शेयरिंग ही होती है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है NH3। अब NH3 का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। तो यहां से देखिएगा गौर से, ये भाई साहब नाइट्रोजन है, ये भाई साहब नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? तो 3 है। एक हाइड्रोजन यहाँ बना लीजिएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बना लीजिएगा, तीसरा हाइड्रोजन, या ऐसे मत करिएगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा मामला, ऐसे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे बनाइएगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन कर लीजिएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन कर लीजिएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन आपने कर लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर लिया, और एक साइड में आपने हाइड्रोजन कर लिया। क्या इतनी बात में डाउट है? क्या इतनी बात में आपका डाउट है? बिल्कुल नहीं डाउट है। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ से समझना है आपको क्या? देखिए, ये हाइड्रोजन इधर भी रहने दीजिए, इधर बनाइएगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा, शोभा देगा। ठीक, अब यहाँ से समझिएगा, जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, एन किसका सिंबल होता है? एन होता है हमारा सिंबल किसका? नाइट्रोजन का। ठीक, नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन। तो एन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। 7 हमारा एटॉमिक नंबर अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, 2,5, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है। अरे हाइड्रोजन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही तो होता है भैया। हाइड्रोजन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतनी चीज़ तो आपको सभी को आती होगी, इतनी चीज़ तो आप सभी को आती होगी ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा गौर से, यहाँ से ये नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ठीक, यहाँ से ये नाइट्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ भी 2-2 आ जाएंगे, यहाँ भी 2-2 आ जाएंगे। ठीक, नहीं आई बात समझ आपको? क्या आई है कि नहीं आई है? देखो, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया जी 8 कहाँ से आ गए? तो गौर से समझिएगा ना, मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के आखिरी में कितने हैं? 1 है। तो इस वाले हाइड्रोजन का 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये इस वाले हाइड्रोजन का है भाई साहब, ये इस वाले हाइड्रोजन के का है, और ये वाला इस वाले हाइड्रोजन का है। ठीक, क्या इतनी बात में डाउट है? क्या इतनी बात में आपका डाउट है? नहीं डाउट है। अब देखिएगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन के अपने अलग अलग हमने कर दिए। ठीक, अब बचे कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। अब नाइट्रोजन की आखिरी सेल में भी तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे नाइट्रोजन की आखिरी सेल में भी तो 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं।
नाइट्रोजन की आखिरी सेल में भी तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की आखिरी सेल में है तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 3 है हमारे पास। एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है। तो इस वाले हाइड्रोजन का अगर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले हाइड्रोजन का अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले हाइड्रोजन का अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से हमारा क्या बन गया? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी अमोनिया के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा सिंगल बॉन्ड? क्योंकि देखिएगा गौर से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, वो 2 ही 2 की तो हो रही है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो अमोनिया में जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर चीज़ें हमारे द्वारा दी जो भी बताई गई हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी।